वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। और कन्वर्जिंग लेंस में खास बात एक ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट उसके फर्स्ट फोकस और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन प्लेस किया जाता है, दो कंडीशन क्या होगी, हम हमेशा नहीं दे पा उसका यूज कर पाते हैं। कब यूज कर पाएंगे, तब यूज कर पाएंगे जब हम ऑब्जेक्ट को उसके फर्स्ट फोकस और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन ले आए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसे में वो जो है कॉन्वेक्स लेंस उस रियल ऑब्जेक्ट का एक इरेक्ट इनलार्ज वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। इनलार्ज मतलब बड़ा सा फॉर्म करेगा जो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा इमेज का साइज। तो जो यानी कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको डायग्राम के बेसिस पे समझाऊं तो देखिए, जैसे मैंने सपोज कर लिया कि ये है कोई कॉन्वेक्स लेंस, यानी हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है ये, और इसका जो फर्स्ट फोकस है वो ये है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये फर्स्ट फोकस है तो एफ डैश लिख रहा हूं और सेकंड फोकस इधर राइट में होगा, इसे कैपिटल एफ लिख देता हूं। ठीक, तो हमें ऑब्जेक्ट को जानबूझ के कहां लाना है, लाना है फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से बिना ऑप्टिकल सेंटर ये कहीं होगा ऑप्टिकल सेंटर। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इसके फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के ले आए। ये है ऑब्जेक्ट। अब जरा देखिए, मैंने भी कहा था कि अगर आप ऑब्जेक्ट को, जो रियल ऑब्जेक्ट है, अगर फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन आप प्लेस कर देते हो तो ऐसे में होगा ये कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो इनलार्ज इरेक्ट और वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। ठीक, तो वर्चुअल फॉर्म करेगा मतलब ये हुआ जो है देखिए कैसे फॉर्म होगी ये। एक रे मैंने लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल लिया। अब पैरेलल रे जो इंसिडेंट होती है आप जानते हो सेकंड फोकस से पास कर जाती है। तो वैसे तो रिफ्रैक्शन दो बार होता है लेकिन थिन लेंसेस में हम एक ही बार ड्रा कर देते हैं। तो एक ही बार कन्वर्जिंग है तो कोवर्ट एक्सिस बेंड करेगा और ये कोवर्ट एक्सिस बेंड करके सेकंड फोकस से ये पास कर दिया। दूसरी रे ले लेता हूं, वो जो है ऑप्टिकल सेंटर से ले लेता हूं। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी उसमें कोई एंगुलर डिविएशन नहीं आता। ध्यान दो, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों टाइप ऑफ लेंसेस में अगर कोई रे उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो डेफिनेटली वो रे एंगुलरली डिवेट नहीं होगी। ठीक, यानी कि मैं ये कह रहा हूं उसमें आएगा तो कौन सा डिविएशन आएगा, लेटरल डिविएशन आएगा, एंगुलर डिविएशन उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर आपका लेंस थिन है, वही आपके सिलेबस में भी है, तो अगर आपका लेंस थिन है तो उसमें जो लेटरल शिफ्ट आएगा वो इतना कम होगा कि उसे इग्नोर कर दिया जाता है। यानी कि मोस्टली आपके जो बुक्स हैं उसमें जो रे डायग्राम्स बने हुए हैं उसमें ये मानकर बनाया गया है कि लेंस जो है वो थिक नहीं है, थिन है। तो अगर थिन लेंस है तो हम ना तो लेटरल डिविएशन शो करेंगे और ना ही एंगुलर। हाँ, लेकिन थिक अगर होगा तो लेटरल डिविएशन आएगा, एंगुलर नहीं आएगा। तब ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे पास कर गई तो उसमें एंगुलर डिविएशन नहीं आएगा, लेटरल डिविएशन आएगा। लेकिन अगर थिन लेंस है तो लेटरल डिविएशन इतना कम होगा कि उसे इग्नोर कर देगा। तो देखिए जरा एक ऑप्टिकल सेंटर से मैं यहाँ थिन लेंस ले रहा हूँ, तो अगर मैं थिन लेंस ले रहा हूँ तो ये सीधे पास कर जाएगी। ना तो हमने इसमें कोई लेटरल डिविएशन शो किया है और ना ही
इस रे में हमने कोई एंगुलर डेविएशन जो है ड्रॉ किया है। अब जरा देखिए, ये दोनों रेज अगर आप सही से रे डायग्राम बना रहे होंगे तो इन दोनों की आगे बढ़ने में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मतलब इधर आगे जाकर तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर तो हमें इसे रिट्रेस करना पड़ेगा इनकी डायरेक्शन को। रिफ्रैक्टेड लेंस से इमर्ज आउट रेज है, मैं इंसिडेंट रेज की बात नहीं, इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन तो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का हेड से दोनों रेज लिया था, तो ऑब्जेक्ट दिया है हेड जो है। अब ये हेड जो इमेज बनेगा इनके इंटरसेक्शन से मिलेगा, तो भाई इसको हम थोड़ा सा रिट्रेस कर लेते हैं, इसको भी रिट्रेस कर लेते हैं। तो ये आप रिट्रेस करने पे कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेगी, और जहां इंटरसेक्शन फॉर्म होगा, क्योंकि ये दोनों रेज हेड से लिया था, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वहां हेड बनेगा। तो हेड कहां बना, यानी हेड तो यहां बनेगा, फिर तो ये हेड मैं यहां बना दे रहा हूं। तो टेल कहां बनेगा, जब आपका टेल प्रिंसिपल एक्सिस पर था तो यहां से भी आपको रे लेनी होगी, तो जो रे लोगे वो तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो जाएगी वो भी जो ऑप्टिकल सेंटर तो सीधे चली जाएगी, मतलब टेल तो इसी लाइन पे बनना, तो इसी लाइन पे बनना, तो उससे तो कॉम्प्लेक्स क्यों करें फिगर को, हम डायरेक्ट लाइन से बना दें। ये इमेज पर अटेन हो गया, ए डैश बी डैश है। जो आप देखें तो ऑब्जेक्ट के साइज से काफी बड़ा है और हमें रिट्रेस करने पर ये इमेज मिल रही है, इसका मतलब ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। इधर इसलिए बोला था हमने क्योंकि अप में इसका हेड था, तो इमेज का हेड भी अप साइड में ही है, तो इमेज लार्ज है, इरेक्ट है और वर्चुअल है, और उसी साइड में इमेज फॉर्म हो रही है जिस साइड में ऑब्जेक्ट था। ठीक, अब देखिए हम इस ऑब्जेक्ट इमेज को देखना चाहते हैं तो कैसे देख पाएंगे भाई, ये इमेज किन रेज से फॉर्म हो रहा है, इन लेंस से जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं उन्हीं से तो फॉर्म हो रहा है। अब अगर रिफ्रैक्टेड रेज से ये इमेज फॉर्म हो रहा है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे अगर आई पे कलेक्ट होंगी तो हम देख पाएंगे इस इमेज को, और अगर ये रिफ्रैक्टेड रे आई पे नहीं कलेक्ट हो रही है तो हम नहीं देख पाएंगे। और ये आई पे कलेक्ट कब होंगी, जब हम लेंस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट था उस साइड से नहीं देखेंगे, दूसरे साइड से, क्योंकि ये रेज तो दूसरे साइड में चली गई है ना, तो जब हम दूसरे साइड से देखेंगे तभी हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, यानी हमारी आई जो होनी चाहिए वो कुछ इधर होनी चाहिए, तभी हम इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है बातें समझ में आ गई होंगी ये। ठीक, तो ये था, यानी जो आप आई है हमारा वो इस साइड में होगा, तो जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर से हम नहीं देखेंगे, लेंस के दूसरे साइड से हम अगर इमेज को देखना चाहते हैं तो दूसरे साइड से देखेंगे। ये हमारा अरेंजमेंट था सिंपल माइक्रोस्कोप का। जैसे आपको के पास है सिंपल माइक्रोस्कोप, तो जनरली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के पास सबके पास होता है, तो हम जैसे मान लो उसका यूज करके कोई जो है टेक्स्ट रीड कर रहे हैं, तो टेक्स्ट के जस्ट ऊपर रख रहे हैं उसको, अब जस्ट ऊपर रख रहे हैं, वो टेक्स्ट इतना ऊपर रख रहे हैं कि वो टेक्स्ट कहां आ जाए, उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बिटवीन आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो इमेज फॉर्म हो जाएगा, हम देखेंगे किधर, दूसरे साइड से देखते हैं, ऊपर से। तो इस तरीके से हम जो है सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कर पाते हैं। ठीक, कोई डाउट हो तो बताइए, देख अब मुझे बिल्कुल भाई, जब कोई भी चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, उसमें एक चीज, एक पॉइंट कई बार उसमें पूछा जाता है, बाकी वो ये है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्यों कहा जाता है, पूछा जाता है, वो इसलिए क्योंकि भाई ये चाहे टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप हो, उनका काम होता ही है कि इमेज जो हो इनलार्ज हो कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट, यानी वो मैग्नीफाई कर देता है। तो मैग्नीफाई कर देता है तो मैग्निफिकेशन की बात आएगी। अब मैग्निफिकेशन क्या होगा, कैसे डिफाइन किया गया है, उसकी
डेफिनेशन आती आएगी तभी तो आप उसका कोई फॉर्मूला लिख पाओगे और उसका डेरिवेशन कर पाओगे। तो डिफिनेशन तो लर्न करनी पड़ती है। तो क्या डिफिनेशन है? अब हम ये किसकी बात अभी कर रहे हैं? माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। अब अगर हम माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं मतलब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को तो नहीं देखेंगे, इससे हम देख किससे रहे होंगे? जो हमारे आसपास की चीजें होंगी बहुत छोटी होंगी जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे होंगे, उन चीजों को हम इसको यूज करेंगे उसे ऑब्जर्व करने के लिए। तो यानी हम उस ऑब्जेक्ट को अपनी सुविधा अनुसार पास या करीब रख सकते हैं, जितना चाहें उतना पास ला सकते हैं, जितना चाहे उतना दूर ले जा सकते हैं, तभी ये बातें हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तभी तो हम इस ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बिटवीन उस ऑब्जेक्ट को ला पाएंगे। अब वो चाहे लेंस को उसके पास ले गए और चाहे ऑब्जेक्ट को उसके पास लाए होंगे तभी वो ऐसा हो पाएगा। अब डेफिनेशन में इसके ये कहा गया कोई माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये कहा गया कि जो इमेज फॉर्म हो रही है, भाई इमेज हम देखेंगे जब हम इस माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो हम ऑब्जर्व किसको करेंगे? इमेज को ऑब्जर्व करेंगे। अब अगर हम इमेज को ऑब्जर्व करेंगे तो जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कितना एंगल ऑफ विजन सबटेंड कर रहा है वो पता कर लो। क्लियर? क्या पता करो? जो इमेज फॉर्म किया माइक्रोस्कोप ने वो कितना एंगल ऑफ विजन जनरेट कर रहा है उसको लिखा जाता है बीटा से, और फिर उस ऑब्जेक्ट को आई से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर रख के देखो, डायरेक्टली बिना आप माइक्रोस्कोप का यूज किए डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को नेट आई से ऑब्जर्व करो। कितना डिस्टेंस पे रख के? पहली बार वाले में तो जब हम माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस माइक्रोस्कोप की इमेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इमेज को देखने पर कितना एंगल ऑफ विजन फॉर्म हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसको पता कर लेते हैं, उसको बीटा लिखा जाता। लेकिन जब हम नेक्ड आई से देख रहे होंगे तब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखकर नेक्ड आई से उसे देखेंगे और तब जो विजन एंगल जनरेट होगा उसे अल्फा लिखा जाता है। जो अल्फा अटेन हमें होगा उस अल्फा से डिवाइड कर देंगे जो इमेज का एंगल ऑफ विजन बीटा था उसे, यानी बीटा को अल्फा से डिवाइड कर देंगे, तब जो क्वांटिटी मिलेगी उस क्वांटिटी को ही कहा गया मैग्नीफाइंग पावर। आप ऑप्टिकल सेंटर जो आपने आपकी माइक्रोस्कोप में यूज हुआ है उसका ऑप्टिकल सेंटर तो होगा ना कहीं, उस ऑप्टिकल सेंटर एंगल ऑफ विजन जनरेट होगा वही हम बीटा लिखेंगे। हम देख कहां से रहे उसका नहीं मतलब है, क्योंकि उससे अगर मतलब कर देंगे तो या तो कंफर्म करना पड़ेगा नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक, तो इसमें चीजें रहेंगी, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर हमने यहाँ बनाया था। तो देखिए जो इमेज है उसका क्या, तो यही प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रहा है तो यहाँ से मिला दिया ऑप्टिकल सेंटर को, और जो हेड है ए डैश उसकी ये लाइन तो सीधे मिली ही, अभी थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो एक सीधी लाइन है तो ये बना हुआ है। तो ये जो एंगल है यही तो बीटा है, यानी जो एंगल ऑफ विजन जनरेट कर रहा है ये इमेज वो ये एंगल हुआ बीटा। और आप थोड़ा सा केयरफुली बात करें तो एक बात ये भी देखें, ऑब्जेक्ट का टर्न भी तो यही है और हेड यही से मिल रहा है, तो यानी जो सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक, जो सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज फॉर्म कर रहा है उस इमेज का जो एंगल ऑफ विजन होगा उतना ही होगा जितना इमेज का है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज का एंगल ऑफ विजन, उसी ऑब्जेक्ट को जो ये भी था इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर प्लेस कर दो। ठीक है, यानी कि हमारी आई अभी भी इधर है लेकिन अब ये बिना लेंस नहीं यूज कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन कितने डिस्टेंस पे रखकर? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखकर उसे कैपिटल डी से लिखते हैं। यहाँ की बात क्या है
आई अपनी जो आई है वो यहाँ पर प्लेस किया और डायरेक्टली देखा इसे। तब जब डायरेक्टली देखेंगे तब भी तो एक कुछ एंगल ऑफ विजन जनरेट होगा, इसे अल्फा कहा जाएगा। अब मैग्नीफाइंग पावर की बात आएगी तो डेफिनेशन ये कह रहा है कि बीटा को अल्फा से डिवाइड कर दो, यही है मैग्नीफाइंग पावर। अब अगर ये मैग्नीफाइंग पावर है तो इसमें अब बाकी वैल्यूज को पुट कर दो। वैल्यूज कैसे पुट करें? अभी फिलहाल के लिए मैं इसे ई लिख दे रहा हूं, आई है तो ई लिख दिया है। तो जरा देखिए अल्फा की अगर हम बात करें तो यहाँ देखें अल्फा इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए ये बहुत छोटी ऑब्जेक्ट बात हो रही है तो यहाँ हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। तो अब ये हम कह सकते हैं आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये आर्क बनेगा और एंगल बन जाएगा और ये जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस बन जाएगा। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है तो उसका यूज कर देंगे। तो अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन कौन बीई। ऐसे बीटा इक्वल टू जब हम लिखेंगे कि ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो ये अगर इस AB को आर्क हम ले लें AB तो डिस्टेंस से ले लेंगे तभी तो बीटा आ जाएगा। तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को जो हम रखे होंगे तो हम स्केल रख के तो यहाँ मेजर कर देंगे ना कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है वो हम मेजर कर पाएंगे और ऑब्जेक्ट की साइज को भी हम मेजर कर ले जाएंगे एक्चुअल में, तो ये हमारे लिए आसान होगा। तो बीटा तो एक्चुअल में एंगल ऑफ विजन है इमेज का, लेकिन वो चूंकि ज्योमेट्रिकली इस एंगल के इक्वल आ रहा है तो हम बीटा इक्वल टू इसी से लिख दे रहे हैं। फिर तो क्या लिखें ए बी अपॉन जो है बीओ, ये हो जाएगा। अब इस वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर लें तो m इक्वल टू देयरफॉर करके यूज कर ले रहे हैं तो ये चीज इसमें पुट कर लेते हैं। तो ए बी तो दोनों में आ रहा है तो ए बी तो कैंसिल हो जाएगा और ये जो है अल्फा का बीई पलट के क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 अपॉन में आएगा तो ये पलट के ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया बीई अपॉन बीओ। बीटा अपॉन अल्फा जब करोगे तो m इक्वल टू बीई अपॉन बीओ आ गया। अब बीई और बीओ की वैल्यूज अगर हम पुट कर लें तो हमें फार्मूला मिल गया। अब बीई और बीओ की वैल्यू कितनी होगी ये हमें पुट करना होगा। तो देखो भाई बीई की वैल्यू बीई तो ये है। अब भाई साइन कन्वेंशन को अगर हम यूज कर लेते हैं तो ये इक्वल टू माइनस बी और बीओ को अगर आप देखें तो ये भी तो लेफ्ट में है ओ से, यहीं से तो हम एंगल ऑफ विजन ले रहे हैं तो ये भी लेफ्ट में है तो ये भी लेफ्ट में है तो ये भी निगेटिव हो गया। अब ये मान लिया अभी कि ऑब्जेक्ट को हम जानबूझ के इस लेंस से यूई डिस्टेंस पे रखे थे तो यहाँ माइनस यूई लिख देंगे तो m इक्वल टू डी अपॉन यूई हो गया। तो इस तरीके से मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया। अब जैसा तो फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट केस जो है इमेज कहां फॉर्म हो रही है, इमेज capital A dash B dash is formed at least distance of distinct vision लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जो है फॉर्म हो रहा है इमेज। तो वही इमेज किसने फॉर्म किया, इस लेंस ने फॉर्म किया ना। लेंस ने अगर इमेज फॉर्म किया तो कितने डिस्टेंस पे हमें v इक्वल टू कितना -d, क्योंकि हम इसी लेंस से डिस्टेंस पर निकालता ले रहे हैं तो v की वैल्यू तो -d होने वाली है और u की वैल्यू तो -d थी ही। और अगर इसका फोकल लेंथ अगर हम कह दें यस था तो ऐसे ही लेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं 1/v - 1/u = 1/f। सारी वैल्यूज को साइन पुट कर लेते हैं तो 1/-d माइनस 1/-ue और इक्वल टू 1/f। क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो हमने प्लस ही रखा है, लिख देते हैं प्लस। इसे सिंपलीफाई कर लो तो 1/ue यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। 1/ue इक्वल टू जो आएगा वो आ गया, ये उस साइड में राइट साइड में जाके प्लस हो गया 1/d + 1/f। तो भाई d से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो d/ue जो आएगा वो 1 + d/f
और आप देखिए मैग्नीफाइंग पावर जो है वो m इक्वल टू डी अपॉन v ही तो है, यानी जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हो रही होगी तब ऐसे में जो फार्मूला हमारा होगा m का वो d अपॉन uv तो हर सिचुएशन में होगा, इमेज कहीं भी फॉर्म हो, लेकिन तब इस जो हम कंडीशन ले रहे हैं उसको अप्लाई करने के बाद अब हमें फार्मूला मिल रहा है 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये कब फार्मूला, ये तो सब सभी सिचुएशन में वैलिड है, लेकिन ये तब वैलिड है जब हमारी फाइनल इमेज कहां फॉर्म हो रही है, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो m की वैल्यू ये केस ले रहा हूं, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जब इमेज इंफिनिटी पर फॉर्म हो रही है, तो जब इमेज इंफिनिटी पर फॉर्म हो रही है तो कौन फॉर्म कर रहा है, यही लेंस फॉर्म कर रहा है ना। तो v की वैल्यू हम क्या लिखें, माइनस में इंफिनिटी लिख दें, और u की वैल्यू जो है वो कितना लिखेंगे, वो तो u माइनस u ही है ही, और f की वैल्यू तो प्लस, हमने f कंसीडर ही कर लिया है, लेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। वैल्यूज यहां पुट करते हैं 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी माइनस माइनस u 1 अपॉन माइनस ue और इक्वल टू 1 अपॉन प्लस f। ये सारी वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं तो आप देखिए 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी फिर तो 0 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन ue इक्वल टू जो आया वो 1 अपॉन f आ गया। तो d अपॉन ue है, जब हम फाइंड करेंगे दोनों साइड में d से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो d अपॉन f हो गया, और d अपॉन ue ही तो मैग्नीफाइंग पावर है, यानी m इक्वल टू d अपॉन f सिचुएशन। यानी जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर फॉर्म हो रही है यानी आई रिलैक्स्ड पोजीशन में है, तो ऐसे में जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैं अभी तक बातें कर रहा हूं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में d अपॉन f हो जाएगा।